गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो एक नया यूनिट है। आपका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर 2 है, ठीक है, उस पेपर 2 में 6 यूनिट है। वो 6 यूनिट है आपका स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये तो यूपीएससी वाला है, ठीक है। यूपीएससी में जो चैप्टर है, चैप्टर 6, वो है स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जबकि अगर यूपी पीसीएस में अगर हम लोग बात करें, स्टेट पीसीएस की अगर हम लोग बात करें, तो ये चैप्टर नंबर 11 है और इसका नाम है उसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। राइट, क्या है? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। अगर बात करें कि दोनों के सिलेबस में क्या डिफरेंस है, तो मोर और लेस दोनों का सिलेबस जो है वो सेम है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। और जो भी चीजें थोड़ी बहुत जो डिफर करती हैं दोनों के अंदर, सिलेबस के अंदर, ठीक है, वो चीजें मैं आपको अलग से करा दूंगा, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। राइट, अब देखिए बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को कवर करना है। तो वो कौन कौन से टॉपिक है जो हम लोग को यहां पे कवर करना है? वो है बेसिकली आपका पहला टॉपिक है यूनियन स्टेट रिलेशन, संघ और राज्य संबंध, नोट करते जाइए। सेकेंड टॉपिक है आपका कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, इंडिया के अंदर जो फेडरलिज्म है, ठीक है, या जो फेडरल सिस्टम है, उस फेडरल सिस्टम का कैरेक्टर कैसा है, उसके बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। अगर थर्ड टॉपिक की बात किया जाए तो दिस इज द यूनियन स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, संघ और राज्य का प्रशासनिक संबंध है। तो ये 3 टॉपिक नोट कीजिए, फिर आगे भी बताता हूं कौन कौन से टॉपिक है। हाँ बेटा, यूनिट 6 स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और हिंदी मीडियम राज्य सरकार एवं प्रशासन। राइट, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4 है ना ये, तो ये टॉपिक नंबर 4 है यूनियन स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनके बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशन कैसा है, ठीक है, या किस तरह का होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनियन स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशन, ये तीनों चीजें करेंगे। इसके बाद क्या है कि टेंशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, मींस वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर सेंटर और स्टेट के बीच में कंफ्लिक्ट होता है, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है रिसेंट ट्रेंड्स, जो हाल के टाइम में या जो वर्तमान समय है, जो रिसेंट टाइम है, जो 21st सेंचुरी का एरा है, उसमें सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है, उसमें किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और उसी के अंदर हम लोग जो है कुछ केसेस स्टडी करेंगे, नोट कर रहे हैं आप लोग, कुछ केसेस हम लोग स्टडी करेंगे, साथ के साथ नोट करते चलिए। और वो केसेस कौन कौन से हैं? एसआर बोमानी केस, एसआर बोमानी केस, ठीक है, सॉरी, एसआर बोमई केस। उसके बाद है सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन। तो क्या है? एसआर बोमई केस, सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन। ये सारे के सारे, ये जो दोनों कमीशन बने थे, ये दोनों सेंटर स्टेट रिलेशन पे ही बना था। इसके अलावा भी है, ठीक है, बट यहां पे हम लोग इसी दोनों की स्टडी करेंगे। और ये जो एसआर बोमई केस है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या स्टडी करेंगे? वी शैल स्टडी अबाउट दी फाइनेंस कमीशन, राइट, कि वित्त आयोग क्या होता है, इसके का क्या कार्य होते हैं, सेंटर और स्टेट के रिलेशन में इसका क्या रोल होता है, वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर स्टडी करेंगे। देन वी शैल स्टडी अबाउट दी गवर्नर एंड देन द चीफ मिनिस्टर, द पावर एंड फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ओके, तो दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इनटू दिस चैप्टर। और सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे इसमें कि चीफ सेक्रेटरी वर्सेस कैबिनेट सेक्रेटरी। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे
कि चीफ सेक्रेटरी क्या होता है, और चीफ सेक्रेटरी पढ़ने के बाद चीफ सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी में क्या फर्क होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यूनियन सेक्रेटेरिएट सिस्टम के बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, जो सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट जो मैं पढ़ाता हूं आपको, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको ये सारी चीजें बता चुका हूं। नाउ वी शैल स्टडी अबाउट द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और स्टेट सेक्रेटेरिएट सिस्टम, और फिर उसके बाद जो है हम लोग इन चीजों को देखेंगे, राइट। चलिए, अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहला टॉपिक लिख लीजिए, क्या है? द फर्स्ट टॉपिक इज यूनियन स्टेट रिलेशन। यही था ना पहला टॉपिक, याद है ना? फर्स्ट टॉपिक क्या है भाई? देखो, यूनियन स्टेट रिलेशन तो लिखिए, हिंदी में इसको लिखेंगे संघ राज्य संबंध। ठीक है, पहले इसके बेसिक को समझ लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है लिटरेचर पार्ट वगैरह पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो दो बेसिक यूनिट होता है जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है परफॉर्म होता है, वो दो बेसिक यूनिट क्या है? एक तो होता है सेंटर और दूसरा होता है स्टेट। तो बेसिकली दी सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, दीज आर दी टू बेसिक यूनिट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रशासन के उद्देश्य से या प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो मुख्य जो होती हैं इकाइयां होती हैं, एक होता है केंद्र और दूसरा होता है स्टेट। अब जो केंद्र और स्टेट होता है, जो यूनियन और जो स्टेट होता है, इनके बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या होते हैं? कुछ रिलेशंस होते हैं, कुछ संबंध होते हैं। और ये रिलेशन किस तरह का हो सकता है? ये जो रिलेशन होता है, ये बेसिकली पॉलिटिकल रिलेशन हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है? पॉलिटिकल रिलेशन हो सकता है, जिसको राजनीतिक संबंध बोलते हैं। ये जो सेंटर और स्टेट के बीच में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन हो सकता है, ठीक है, उसके साथ साथ लेजिस्लेटिव रिलेशन हो सकता है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है फाइनेंशियल रिलेशन हो सकता है, राइट। अब जो पॉलिटिकल रिलेशन होता है, वो पॉलिटिकल रिलेशन भी कई तरह का हो सकता है। ये पॉलिटिकल रिलेशन जो है, ये आपका कॉन्फेडरल हो सकता है। कैसा हो सकता है? कॉन्फेडरल हो सकता है। ये आपका फेडरल रिलेशन हो सकता है। मींस द रिलेशन based on the political relation or the political association between the center and the state, कि जो सेंटर और स्टेट जो दो बेसिक यूनिट हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनका आपस में एसोसिएशन कैसा है, पॉलिटिकल एसोसिएशन कैसा है। तो पॉलिटिकल एसोसिएशन के बेसिस पे इनका जो रिलेशन हो सकता है, वो कॉन्फेडरल भी हो सकता है, फेडरल भी हो सकता है, और यूनिटरी भी हो सकता है, राइट। क्या हो सकता है? फेडरल हो सकता है, कॉन्फेडरल हो सकता है, और यूनिटरी हो सकता है। अब इनके बीच में जिस तरह का रिलेशन होगा, कॉन्फेडरल, फेडरल या यूनिटरी, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर जगह या उस पर्टिकुलर कंट्री का स्टेट और सेंटर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल रिलेशन है, वो किस प्रकार का है। बात समझ रहे कि नहीं आप? तो ये बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है। तो इसको आप समझिए कि मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे ये बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके दो बेसिक यूनिट होते हैं, एक होता है सेंटर और एक होता है स्टेट। अब सेंटर और स्टेट जो है, क्योंकि एक ही टेरिटरी या एक ही ज्योग्राफी के पार्ट है, तो दोनों आइसोलेट होकर तो रह नहीं सकते, उनका बीच में कुछ ना कुछ संबंध होगा। अगर बीच में उनका संबंध है, तो वो किस तरह का संबंध होगा, उसका पॉलिटिकल रिलेशन कैसा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कैसा होगा, फाइनेंशियल रिलेशन कैसा होगा, या लेजिस्लेटिव रिलेशन कैसा होगा, ये देखने वाली चीज होगी। अब जो पॉलिटिकल रिलेशन होगा, वो पॉलिटिकल रिलेशन जो है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो स्टेट और जो सेंटर है, उनका एसोसिएशन किस तरह से हुआ है, मतलब उनका आपस में संगठन किस तरह से हुआ है।
तो वो एसोसिएशन के बेसिस पे जो इनका पॉलिटिकल रिलेशन है वो कॉन्फेडरल भी हो सकता है, मतलब परिसंघात्मक भी हो सकता है, फेडरल मतलब संघात्मक भी हो सकता है, और यूनिटरी का मतलब एकात्मक भी हो सकता है। अब जो पॉलिटिकल रिलेशन है स्टेट और यूनियन के बीच में, उस पॉलिटिकल एसोसिएशन या रिलेशन पे जो बाकी के रिलेशन है वो डिपेंड करते हैं। जैसे बाकी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनका जो है पॉलिटिकल रिलेशन किस तरह का है। और एक बात और भी है, जहां पे रिलेशन है वहां पे कन्फ्लिक्ट भी होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, झगड़ा मियां बीवी का ही होता है। आदमी, या सपोज कर लीजिए कि आपके घर में भाई बहन होगा, तो भाई बहन में झगड़ा होता है, अब दूसरे ग्रह से तो जाओगे नहीं खोजने, या कोई रास्ते में चल रहा है तो वो जानता ही नहीं है तुम्हें, तो उससे क्या करोगे लड़ाई, है ना। तो लड़ाई भी उससे किससे होता है, जिससे संबंध होता है ना। क्योंकि जिससे रिलेशन होता है उसी से हम इंटरेक्ट करते हैं, और जब हम उससे इंटरेक्ट करते हैं तो उससे कन्फ्लिक्ट हो सकता है। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड द आउटकम ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन इज द कन्फ्लिक्ट, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जिससे हमारा संबंध होता है उसी से हमारा कन्फ्लिक्ट भी होता है। तो सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कुछ सर्टेन रिलेशन है तो सर्टेन कन्फ्लिक्ट होना भी लाजमी है, कंफर्म है। तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये हम लोग रिलेशन और कन्फ्लिक्ट, और फिर उस रिलेशन को किस तरह से जो है ज्यादा प्रोफेशनल और स्ट्रांग बनाया जाए और कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाए, इसी के इर्द गिर्द जो है पूरा का पूरा चैप्टर घूमता है। क्लियर है? तो अभी इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। नोट कर लिया आप लोगों ने इनको? वर्तिका नोट करो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रही है चीजें? वेरी गुड। रिमूव कर दूं? चलिए हेडिंग बनाइए, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि पॉलिटिकल रिलेशन पे हम लोग बात कर रहे थे, तो उस पॉलिटिकल रिलेशन के आगे हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे कि दी फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो होता है वो कितने तरह का होता है। मैंने बताया ना पॉलिटिकल रिलेशन में कि जो स्टेट और जो सेंटर होता है वो आपस में किस तरह से एसोसिएट होता है, उसके बेसिस पे जो गवर्निंग सिस्टम है या जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो किस तरह का हो सकता है। कॉन्फेडरल हो सकता है, फेडरल हो सकता है और यूनिटरी हो सकता है। नाउ वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्फेडरल, व्हाट इज फेडरल एंड व्हाट इज यूनिटरी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में किस तरह का कैरेक्टर है, और देन हम बात करेंगे कि इंडिया का जो बाकी रिलेशनशिप है वो किस तरह का है। बट अगर आप इसके बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और किस तरह से इंडिया के अंदर जो आज आप देख रहे हैं, बोलते हैं ना आपकी, मतलब इंडिया के अंदर जो है फेडरल और यूनिटरी दोनों का मिक्स्ड कैरेक्टर दिखता है, तो वो किस तरह से इवॉल्व हुआ है, इस कंसेप्ट को अगर आप नहीं समझेंगे तो आप कभी भी कंटेम्पोररी रिलेशनशिप को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है? और एग्जाम के लिए मैं बार बार बोलता हूं यूपीएससी में अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, राइट। लिखने वाला काम तो बाद में भी कर लेना, यूट्यूब से बैठ के कर लेना, है ना। यूट्यूब पे जाएगा ये, तो आप लोग कर लीजिएगा, समझना जरूरी है फिलहाल अभी। देखिए सबसे पहले समझिए कॉन्फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं परिसंघात्मक सरकार। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले पूरा कॉन्फेडरल समझेंगे, फिर हम फेडरल समझेंगे और फिर हम यूनिटरी समझेंगे। तो कॉन्फेडरल बेसिकली क्या होता है? कॉन्फेडरल इज नथिंग बट द एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो कॉन्फेडरेशन होता है वो दो या दो से अधिक जो स्टेट्स होते हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। अब सवाल ये उठता है कि इस एग्रीमेंट की जरूरत है क्या? भाई क्यों एग्रीमेंट होना चाहिए या इस एग्रीमेंट की क्या जरूरत है? तो आप एक चीज समझिए, सपोज कर लीजिए कि जो है कोई ये ज्योग्राफिकल एरिया है या कोई भी जो है एक बड़ा ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, ठीक। इस बड़े ज्योग्राफिकल टेरिटरी में बहुत सारे स्टेट हैं, ठीक, और सब के सब स्टेट जो है इंडिपेंडेंट है। बहुत सारे स्टेट हैं
और सब के सब जो है स्टेट इंडिपेंडेंट है। अब कुछ तो ऐसी चीज होगी जिसके माध्यम से ये स्टेट आपस में कम्युनिकेट करेंगे, या कुछ तो ऐसी चीज होगी कि जब जो है बाहर से अगर फॉरेन से अगर कोई मतलब अगर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना हो या फॉरेन से अगर कोई कम्युनिकेशन करना हो, तो अब सपोज कर लीजिए कि एक इस तरह का जो है ज्योग्राफिकल एरिया है, उसके अंदर कई सारे स्टेट हैं, ठीक है। अब अगर फॉरेन से कोई डेलीगेट आता है या फॉरेन से अगर कोई विजिटर आता है, तो इसका मतलब वो सभी स्टेट से जाके मिलेगा, सबसे सेपरेट जो है इशू को डिस्कस करेगा। ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो एक कोई ना कोई जो है एसोसिएशन होना चाहिए जो इन सबके कॉमन इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करे। क्या करे? इनके कॉमन इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करे। और कॉमन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्फेडरेशन में जो कॉमन इंटरेस्ट बोला जाता है उसको बोला जाता है, बेसिकली चार चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। एक तो आ जाता है डिफेंस, कहीं कहीं इसको जो है एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी बोलते हैं। लिखिए मत, अभी मैं लिखाऊंगा सब ये चीज। डिफेंस, डिफेंस के अलावा जो है फॉरेन रिलेशंस, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन, और क्या होता है भाई? और क्या होता है? कॉमन करेंसी। क्या होता है? कॉमन करेंसी। देखिए, अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे अगर कोई तरह का एक्सटर्नल अगर एग्रेशन होता है, तो मान लीजिए अगर स्टेट जो है इंडिपेंडेंट है, अगर एक स्टेट दूसरे का हेल्प नहीं करता है, तो इस केस में क्या होगा कि बहुत इजीली जो है सभी के सभी स्टेट को वन बाय वन कैप्चर किया जा सकता है। तो जो वो ज्योग्राफिकल एरिया है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट इंडिपेंडेंट है, वो क्या कहते हैं कि हम लोग आपस में एक एसोसिएशन बना लें और उस एसोसिएशन के थ्रू जो है हम एक मिलिट्री मेंटेन करें, जो मिलिट्री के अंदर हमारा कॉमन कंट्रीब्यूशन होगा, और ये जो मिलिट्री होगी उसका जो पर्पज होगा वो हम सबके लिए कॉमन होगा कि हम सबको किसी भी तरह के एक्सटर्नल एग्रेशन से वो प्रोटेक्ट करेगा। ठीक, तो इसकी जरूरत पड़ जाती है। दूसरा, फॉरेन रिलेशन, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर बाहर की कोई भी कंट्री आती है, ठीक है, तो बाहर की अगर कोई भी कंट्री आती है तो वो किसके से कम्युनिकेट करेगी ये उसको कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए ये सभी कंट्री आपस में मिलकर ये डिसाइड करती हैं कि हम लोग जो है एक ऐसा एसोसिएशन बनाएं जिससे किसी भी तरह का अगर फॉरेन डेलीगेट्स या फॉरेन विजिटर्स आते हैं या किसी तरह का अगर फॉरेन ट्रीटी एग्रीमेंट अगर कुछ भी फ्रीज करना हो, तो हमारे ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो हमारा सेंटर होगा वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव की तरह जो है जाके वहां पे काम करेगा या बात करेगा। ठीक, तो ये तो हो गया फॉरेन रिलेशन। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिए, देसी भाषा में इन चीजों को। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, अगर इनका आपस में अगर कोई इनको जो है आपस में अगर कोई बात एक दूसरे से करनी है या इनका आपस में अगर कोई कंफ्लिक्ट है, किसी तरह का पॉइंट है, तो वो रिजॉल्व करने के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए जिससे कि जो है क्या किया जा सके, एक दूसरे को वो प्रॉपर कम्युनिकेट कर सके। कम्युनिकेशन इज अ ब्रॉड टर्म, इट्स नॉट अबाउट conflict and relationship only, it's about transport, it's about business, it's about trade, it's about legislature, there are several dimension। ओके, तो ये आपका जो है कम्युनिकेशन का हो गया। उसके बाद कॉमन करेंसी। अब हर एक जो है स्टेट अगर अपनी अपनी करेंसी ले ले तो जो है एक्सचेंज में ही जो है ट्रेड हैम्पर हो जाएगा। पॉसिबल है क्या? अभी इंडिया को देख लीजिए, इंडिया में अगर बिहार अपना करेंसी बना ले, यूपी अपना करेंसी बना ले, हर एक स्टेट अपना अपना करेंसी बना ले, तो कितना डिफिकल्ट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। आप सोचिए, ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरी चीज कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम करेंगे तो कैसे मैनेज होगा ये चीज, कैसे आप जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जो है मेंटेन करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए जो है कॉमन करेंसी भी एक पॉइंट होता है जहां पे ये कंट्री चाहती है कि एक ऐसा कोई एसोसिएशन हो या एक ऐसा कोई फेडरेशन हो या यूनियन हो जो हमारे जो है इन सारे मैटर्स पे हमको क्या करे, रिप्रेजेंट करे। ओके, तो इसी के लिए जो है इन लोगों ने क्या किया, आपस में एग्रीमेंट करने के बाद
इन मैटर्स या इन सब्जेक्ट को डील करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक एसोसिएशन फॉर्म किया, और इसी एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फेडरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्फेडरेशन बोलते हैं। हिंदी में इसको परिसंघ बोलते हैं। तो कॉन्फेडरेशन क्या है, कॉन्फेडरेशन जो है बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि कॉन्फेडरेशन इज नथिंग बट द एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, ठीक है, टू एडमिनिस्टर द कॉमन सब्जेक्ट्स लाइक डिफेंस, फॉरेन कम्युनिकेशन एंड द कॉमन करेंसी। तो आप इसको लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। इसके नीचे एरो बना के, समझने वाला पार्ट हो गया ना, अब इसके नीचे एरो बना के लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं। एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर, एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर, मैं हिंदी में भी बोलूंगा, चिंता मत करो। एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स टू क्रिएट अ सेंट्रल सिस्टम, to create a central system for administering few common subjects like defense, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एक्सटर्नल सिक्योरिटी ब्रैकेट क्लोज, प्लस फॉरेन अफेयर्स प्लस कम्युनिकेशन प्लस कॉमन करेंसी हिंदी में लिख लेंगे। परिसंघ दो या दो राज्यों के मध्य कुछ निश्चित विषयों पर जैसे कि रक्षा, ब्रैकेट में बाह्य सुरक्षा, उसके बाद प्लस कर लीजिएगा, प्लस का साइन कर लीजिएगा, फ्लो चार्ट है ना, तो फ्लो चार्ट में प्लस कर लीजिएगा, प्लस विदेशी संबंध प्लस संचार और फिर प्लस करके लास्ट में लिख लीजिएगा मुद्रा इत्यादि पर सामान्य प्रशासन हेतु तो परिसंघ का निर्माण करते हैं। तो द पॉइंट इज दैट कि टू और मोर स्टेट एसोसिएट विद ईच अदर टू एडमिनिस्टर दी सर्टेन सब्जेक्ट्स, ठीक है, टू एडमिनिस्टर दी सर्टेन कॉमन सब्जेक्ट्स, ओके, और उसी एसोसिएशन को हम क्या बोल देते हैं, फेडरेशन बोल देते हैं। अब सवाल ये उठता है, सॉरी कॉन्फेडरेशन बोल देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो ये कॉन्फेडरेशन है, ठीक है, जिस कॉन्फेडरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, इस कॉन्फेडरेशन के जो है अपने ही कुछ कैरेक्टर होते हैं, राइट, इनके जो है अपने ही कुछ सर्टेन कैरेक्टर होते हैं। तो उसी के नीचे एरो बना के लिखिएगा, जहां पे लिखा है आपने उसी के नीचे एरो बना के लिखना है। तो अब कॉन्फेडरेशन की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात तो ये समझ लीजिए कि जो सेंटर क्रिएट किया गया है या जो एसोसिएशन या यूनियन इन लोगों ने क्रिएट किया है, वो सेंटर या यूनियन इन 4 सब्जेक्ट को छोड़ के, या इसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट ऐड हो सकता है अकॉर्डिंग टू नीड, तो उन 4 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी किसी भी तरह के स्टेट के मैटर पे इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जो सेंटर या यूनियन है वो एक्सेप्ट एग्रीड सब्जेक्ट जो है किसी तरह के अन्य मैटर में, किसी भी अदर मैटर में वो क्या है, किसी भी तरह का जो है इंटरफेरेंस नहीं दिखा सकता, किसी भी तरह से जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो मैंने क्या बोला, एग्रीमेंट हो गया, चलिए अच्छी बात है।
एग्रीमेंट करते टाइम ये बोला गया कि ये जो 4 सब्जेक्ट हैं या अदरवाइज अगर और कुछ लिस्ट किया गया तो उनको छोड़ के बाकी स्टेट का कोई भी जो सब्जेक्ट है या कोई भी जो मैटर है उसके ऊपर ये एसोसिएशन या यूनियन इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, या आप कह सकते हैं कि बहुत ही जो है लूजली बाइंड है। ठीक है, क्या है, बहुत ही लूज तरीके से जो है क्या किया गया है, बनाया गया है उसको, और स्टेट जब चाहे वो इससे बाहर जा सकती है। 4 ही तो सब्जेक्ट है, 4 मैटर है, 4 मैटर के अलावा आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है उसके ऊपर। तो इनके बीच में जो बाइंडिंग हुआ है, इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो टाइट हुआ है कि लूज हुआ है? लूज है, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट है। उन्हीं 4 सब्जेक्ट के ऊपर जो है यूनियन जो है स्टेट को कुछ बोल सकता है, इंटरफेयर कर सकता है, उन 4 सब्जेक्ट्स के अलावा किसी और मैटर पे कुछ बोल नहीं सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप लिख सकते हैं इस चीज को आगे जो है, except these 4 subjects, except these 4 subjects, एरो बना के लिखिएगा नीचे, except these 4 subjects, the center cannot interfere into any other matters of state, any other matter of state। इन 4 विषयों के अलावा, इन 4 विषयों के अतिरिक्त केंद्र राज्यों के किसी और मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। केंद्र राज्यों के किसी और मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, है ना। हस्तक्षेप करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलेगा हम जा रहे हैं, चलो बात खत्म रखो तुम अपना 4 सब्जेक्ट, है ना। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है इसमें, आपको जो मैसेज मिला कि इसमें यह मिला कि जो स्टेट हैं, जिन स्टेट ने जो है एग्रीमेंट किया है, ये स्टेट जो है इंडिपेंडेंट है। क्या है, स्टेट जो है इंडिपेंडेंट है, और ये स्टेट जब चाहे एसोसिएशन से अलग हो सकते हैं। सो दीज स्टेट्स आर इंडिपेंडेंट टू secede फ्रॉम दी यूनियन और फेडरेशन। ठीक है, सो दीज स्टेट्स आर बेसिकली इंडिपेंडेंट टू secede फ्रॉम दी correct, so these states are independent to secede from the confederation, कॉन्फेडरेशन मैक्सिमम क्या कर सकता है, कॉन्फेडरेशन मैक्सिमम ये कर सकता है कि जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है उन सब्जेक्ट्स पे जो है इसको कुछ नहीं हेल्प करेगा, इसी तरह का कोई जो है कोऑपरेशन या हेल्प नहीं देगा। बाकी वो आजाद है, स्टेट जिस दिन चाहे फेडरेशन से, ये जो फेडरेशन बना हुआ है इस फेडरेशन से जो है वो अलग हो सकता है। और सेंटर अगर चाहे भी तो स्टेट को ना तो क्रिएट कर सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकता है, ना तो उसके बाउंड्री को अल्टर कर सकता है, ना तो उसके नाम को अल्टर कर सकता है। ठीक, पूरी तरह से स्टेट इंडिपेंडेंट है। स्टेट जो है अपना, इसमें पता है कॉन्फेडरेशन जो होता है उसमें स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, स्टेट का सिटीजनशिप होता है लोगों के पास। तो स्टेट के पास जो है पूरा का पूरा राइट है, पूरा का पूरा अधिकार है कि वो जब चाहे कॉन्फेडरेशन या यूनियन से सेपरेट हो सकता है। द स्टेट इज इंडिपेंडेंट टू secede फ्रॉम दी कॉन्फेडरेशन। सपोज कर लीजिए कि अगर 15 स्टेट्स हैं किसी कॉन्फेडरेशन के अंदर, और अगर 15 के 15 स्टेट जो हैं अलग अलग होकर इंडिपेंडेंट हो जाए तो कॉन्फेडरेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका मतलब कि इसके अंदर जो कॉन्फेडरेशन है वो परमानेंट नेचर का नहीं है, डिस्ट्रक्टिबल नेचर का है, इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं है। तभी कॉन्फेडरेशन को बोला जाता है कि कॉन्फेडरेशन इज द डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। ध्यान रखिएगा कि यह
अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन है। कॉन्फेडरेशन इज द डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, लिखाऊंगा इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, कुछ लेके नहीं जाऊंगा, सब यहीं देके जाऊंगा। इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, इसका मतलब कि अगर यूनियन चाहे तो स्टेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, बट स्टेट अगर चाहे तो यूनियन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नाउ इट मींस व्हाट? इट मींस द यूनियन और सेंटर इज एट द वीकर पोजीशन, राइट? The center or union is at the weaker position and the state is at the stronger position. Correct? Point clear हो रहा है? चल, हाँ, स्टेट ने अपनी मर्जी से एग्रीमेंट किया है ना। स्टेट जो है अपनी मर्जी से एसोसिएट होकर एग्रीमेंट किए हैं, ठीक है। उनके ऊपर किसी तरह का कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। उनको जब तक वो सुविधा लगता है तब तक रखे, नहीं सुविधा लगता है खत्म, बात समाप्त, है ना? राइट? क्लियर है? चलिए, तो यहां पे जो है नीचे लिख लीजिए कि स्टेट इज इंडिपेंडेंट टू सीसीड फ्रॉम दी कॉन्फेडरेशन। हिंदी वाले लिख लेंगे कि राज्य केंद्र से अलग होने के लिए, राज्य केंद्र से अलग होने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात किसी भी समय यह राज्य से, केंद्र से अलग हो सकता है। किसी भी समय यह केंद्र से अलग हो सकता है, राइट? रिमूव कर दूं इसको मैं? देखिए, अब मुझे एक चीज बताइए। मैंने आपको ये चीज बताया कि यहां पे जो है एक कॉन्फेडरेशन है, यानी कि एक जो है यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। ये क्या है? एक सेंटर है, एक केंद्र है ये, और इसके अंदर जो है कई सारी स्टेट है। भाई मिलके ही तो बना है। तो यहां पे सेंटर को जो पावर मिला हुआ है, या सेंटर के पास जो अथॉरिटी मिली हुई है, वो किससे मिला हुआ है? स्टेट से मिला हुआ है। सेंटर से स्टेट को नहीं मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहां पे सेंटर का जो एग्जिस्टेंस है वो स्टेट के कारण है, सेंटर के कारण स्टेट का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ अथॉरिटी होगा वो नीचे से ऊपर होगा कि ऊपर से नीचे होगा? वेरी गुड, स्टेट से सेंटर की तरफ होगा। तो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ अथॉरिटी विल बी फ्रॉम स्टेट टू सेंटर, है ना? तो क्या होगा? अपवर्ड होगा, राइट? तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ अथॉरिटी इज फ्रॉम स्टेट टू सेंटर, हिंदी में लिख लेंगे कि सत्ता के प्रवाह की दिशा राज्य से केंद्र की तरफ होती है। इट मीन्स व्हाट कैन वी कंक्लूड मैथमेटिकली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यहां पे जो स्टेट होती है, दिस स्टेट इज पॉलिटिकली मोर पावरफुल देन दी सेंटर, राइट? क्या होता है कि जो स्टेट होता है, दिस स्टेट इज पॉलिटिकली मोर पावरफुल देन दी सेंटर और यूनियन। कर सकते हैं ना कंक्लूड, है कि नहीं? किसी को भी डाउट है भाई? फ्रैक्शन ऑफ डाउट भी नहीं है? क्लियर है? बढ़िया। अब एक चीज है कि अब कॉन्फेडरल टाइप ऑफ जो सिस्टम है, यानी जो परिसंघात्मक सरकार है, ये जो प्रणाली है, ये जो सिस्टम है, ये कहां के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होगा? ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि थियरी पढ़ना इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ इससे आपको ये समझना होगा कि जो कॉन्फेडरल गवर्नमेंट है, वो कॉन्फेडरल गवर्नमेंट किस तरह के जगह के लिए सुटेबल होगा। हाँ भाई, किस तरह के जगह के लिए सुटेबल होगा? कैन एनीबडी सजेस्ट मी? हाँ भाई, मैं इसको मिटा दूं? कैसे जगह के लिए सुटेबल होगा ये? हाँ भाई,
भाई एक चीज तो पता चल गया ना, कॉन्फेडरेशन का मतलब तो एक चीज क्लियर है कि यहाँ पे स्टेट एकदम इंडिपेंडेंट है, स्टेट के अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट का जो है अपना खुद का सिटीजनशिप है, स्टेट का जो है हर एक सब्जेक्ट पे कंट्रोल है, और जो बाकी जहां कंट्रोल नहीं है इसका, वो उसकी मर्जी से नहीं है। भाई वो तो एग्रीमेंट अपनी मर्जी से किया है ना, तो उसकी मर्जी से उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है ना, और वो कभी भी चाहे तो जो है उस कंट्रोल को वापस ले सकता है, कॉन्फेडरेशन से अलग हो जाएगा, उसको ले लेगा। तो आखिर ऐसा कौन सा जगह होगा, या किस जगह के लिए, किस तरह के जो है जगह या किस तरह के जो है सोसाइटी के लिए ये जो कॉन्फेडरेशन या जो कॉन्फेडरल सिस्टम है वो सुटेबल हो सकता है? एनी गेस? वेरी गुड। तो सबसे पहला तो ये होगा कि जहां पे जियोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा हो, पहला चीज तो ये कि जहां पे जियोग्राफिकल लैंड बहुत बड़ा हो और जहां पे जो है सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल ना हो। जियोग्राफिकल लैंड अगर बहुत बड़ा है तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि एक ही एजेंसी या एक ही इंडिविजुअल या एक ही ऑर्गेनाइजेशन एक जगह से जो है पूरे के पूरे जो है रीजन को कंट्रोल करता है, पूरे के पूरे एरिया को, पूरे के पूरे सोसाइटी को एक जगह से कंट्रोल करता है। तो अगर ज्योग्राफिकल लैंड बहुत वास्ट है तो इसका मतलब क्या है कि पॉसिबल नहीं है कि वो वहां से एडमिनिस्टर हो पाए। तो पहला तो ज्योग्राफिकल एरिया, और दूसरा कि अगर हेटेरोजीनियस या डाइवर्स सोसाइटी है, बात को समझिए कि आगे तो ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा है, चलिए बिल्कुल ये पॉइंट वैलिड है कि अगर ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा है तो पूरे रीजन को एक जगह से कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, तो हमें कॉन्फेडरल या फेडरल कंसेप्ट में जाना पड़ेगा, जहां पे हम सभी स्टेट को जो है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दे दें और कुछ मैटर के लिए जो है वो कॉमन एसोसिएशन क्रिएट कर दे। बहुत अच्छी बात है कि जहां ज्योग्राफिकल लैंड बहुत बड़ा होगा वहां पे कॉन्फेडरेशन जो है वो यूजफुल होगा। बट इसके साथ साथ अगर हेटेरोजीनियस सोसाइटी है, अगर जो है हेटेरोजीनियस यानी कि अगर डाइवर्स सोसाइटी है, डाइवर्स सोसाइटी है इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा सोसाइटी है जहां पे जो है अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग जो है रिलीजियन के लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, अलग अलग फेथ रखने वाले लोग हैं, अलग अलग टेस्ट रखने वाले लोग हैं। तो उनको किसी एक जो है सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट। क्या होगा? बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट होगा। अगर सोसाइटी हेटेरोजीनियस है, लोगों के वैल्यू सिस्टम अलग अलग हैं, आपका वैल्यू सिस्टम कुछ और है, आपका वैल्यू सिस्टम कुछ और है, कलीम का वैल्यू सिस्टम कुछ और है, अभिषेक का वैल्यू सिस्टम कुछ और है, तो डाइवर्स वैल्यू सिस्टम वाले लोग को, जो हेटेरोजीनियस कैरेक्टर के जो लोग होते हैं, जिनके अलग अलग प्रेफरेंसेज हैं, उनको एक ही झंडे के नीचे या एक ही छत के नीचे रखना पॉसिबल नहीं है। तो अगर यहां पे इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं दिया जाएगा स्टेट को, और सब कुछ अगर सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा, अगर सब कुछ यूनिटरी फॉर्म के अंदर लेके चलाया जाएगा, तो रोज ही कंफ्लिक्ट होगा। तुम उसको पटक के मारोगे तो तुमको मारेगा, जो मजबूत होगा वो जीत जाएगा, है कि नहीं? है राजेंद्र? हमारा सेहत देख के लग रहा है तुम ही विनर बनोगे। तो कुल मिला जुला के जो है कि जहां पे ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है और जहां पे सोसाइटी के बहुत ही हेटेरोजीनियस वैल्यूज होते हैं, वहां पे जो कॉन्फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है वो काफी हद तक एप्रोप्रिएट होता है। ठीक, क्लियर है? किसी को कहीं कोई डाउट है? लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम यहां पे यह आ जाती है कि जो कॉन्फेडरल सिस्टम होता है उसके अंदर चूंकि हेटेरोजीनियस वैल्यूज होते हैं, ठीक है, तो इन हेटेरोजीनियस वैल्यूज को मेंटेन करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है और इसमें जहां इनको इंडिपेंडेंस दिया गया है, उस इंडिपेंडेंस देने के कारण जो यूनियन गवर्नमेंट होती है या जो सेंट्रल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा ससेप्टिबल या बहुत ही ज्यादा वीक होता है। क्या होता है? बहुत वीक होता है। हमेशा जो यूनियन होता है उसके ऊपर जो है ये खतरा रहता है कि स्टेट अगर चाहे तो उसको डिसॉल्व कर सकते। तो किसी भी तरह का जो है बहुत हार्ड या बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन वो सेंटर जो है नहीं ले पाते, तो पावर ही नहीं मिला ना, लिमिट पावर मिला, लिमिटेड पावर मिला हुआ है। ठीक, क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। बिल्कुल
वेरी गुड, लिख लीजिए कि द कॉन्फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज सुटेबल in those places, it's suitable in those places where there is vast geographical area, where there is vast geographical area as well as diverse society, हिंदी में लिख लेंगे कि परिसंघात्मक सरकार उन जगहों के लिए ज्यादा उचित माना जाता है जहां पर बड़ा भौगोलिक क्षेत्र हो, और साथ में सामाजिक विविधता अधिक हो, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पे एक प्रॉब्लम रहती है कि जो कॉन्फेडरेशन होता है उसके अंदर जो स्टेट होते हैं, वो स्टेट जो है कभी भी यहां से निकलने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं, और जैसे ही जो स्टेट है वो जैसे ही डिसएसोसिएट होते हैं, वैसे ही जो है कॉन्फेडरेशन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। क्लियर है? तो अब चूंकि कॉन्फेडरेशन का खत्म हो जाता है, यानी कि जो कॉन्फेडरेशन या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो यूनियन है, उसका होना या ना होना ये किसके ऊपर निर्भर करता है? स्टेट के ऊपर निर्भर करता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सिस्टम होता है, इट इज नथिंग बट द डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। हिंदी में लिख लेंगे कि यह अविनाशी राज्यों का एक विनाशी समूह है, ठीक है। अविनाशी राज्यों का विनाशी समूह है। अब देखिए, यूनियन अगर चाहे तो स्टेट को क्रिएट या एबॉलिश नहीं कर सकता है, उसके बाउंड्री को नहीं चेंज कर सकता है, उसके नाम को नहीं टच कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है। सेंटर अगर चाहे भी तो स्टेट के साथ कुछ नहीं कर सकता है, बट अगर स्टेट चाहे तो सेंटर के एग्जिस्टेंस को खत्म कर सकता है। इट मींस व्हाट? इट मींस द एग्जिस्टेंस ऑफ सेंटर इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द विल एंड विश ऑफ द स्टेट, डिजायर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो इट इज बेसिकली द डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ द इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। तो कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ भैया, स्टेट की सेंटर? स्टेट हुआ ना। देखो, बेटा जो है बाप से बड़ा हो गया, नहीं हुआ? नहीं, बेटा ही तो है, बेटा बाप से बड़ा हो गया, है ना। कॉन्फेडरेशन में किसी को कोई दिक्कत है तो बताए, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हो गया, हो गया, क्या अगर वो इंडिपेंडेंट स्टेट हो जाता है तो क्या वो सेंटर नहीं देगा, क्यों देगा? हाँ, अभी तो आप कॉन्फेडरेशन के पार्ट ही नहीं है ना, तो कॉन्फेडरेशन पे जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट को एंटाइटल करने के लिए तो आप उन जो है सब्जेक्ट्स पे बेनिफिट लेने के लिए तो आप एंटाइटल ही नहीं हुए। तो जब आप एंटाइटल नहीं हुए तो फिर आपको क्यों मिलेगा ना, ये चीज होता है। चलिए, मैं बता रहा हूं। देखिए, इसका जो एग्जाम्पल है, जो कॉन्फेडरेशन होता है, इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं अर्स्टवाइल यूएसएसआर, ठीक है, जो आपका सोवियत संघ था, रशिया का, ठीक है। अब तो टूट गया वो, इसीलिए मैंने अर्स्टवाइल लिखा है। अर्स्टवाइल मतलब पूर्वत, ठीक है, जो पहले था। तो पहले जो यूएसएसआर यानी जो रशिया था, ठीक है, वो क्या था? एक कॉन्फेडरेशन था, तभी तो टूट गया।
90 में टूट गया ना, सारी कंट्रीज अलग अलग भाग गई, इधर उधर भाग गई। इसी तरह से मैं आपको बात करूं कि जो यूएसए था, ठीक है, यूएसए जो था वो पहले कॉन्फेडरल कंट्री था। यूएसए जो है बिगिनिंग में क्या था, कॉन्फेडरेशन था, बाद में क्या बन गया, फेडरेशन बन गया। कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन में जो मेन अंतर होता है वो ये होता है कि जो फेडरेशन होता है उसमें जो स्टेट है, जो मेंबर स्टेट है, वो किसी यूनियन से बाहर नहीं जा सकते। तो यूएसए जो था वो भी पहले क्या था, कॉन्फेडरेशन था, बाद में वहां पे सिविल वॉर हुआ, कई तरह के जो है सुप्रीम कोर्ट के कई जो है लैंडमार्क जजमेंट आए, उसके बाद ये क्या बन गया, फेडरेशन बन गया। तो अर्स्ट वाइल यूएसएसआर या यूएसए, या आप बोल सकते हैं स्विस कॉन्फेडरेशन, पढ़ते ही होंगे आप लोग नाम, स्विट्जरलैंड का पढ़ते हैं ना, स्विस कॉन्फेडरेशन। तो जो स्विट्जरलैंड था वो भी पहले क्या था, कॉन्फेडरेशन था, परिसंघ था। बट अब स्विस के अंदर यानी स्विट्जरलैंड के अंदर भी जो कैंटोन होता है, कैंटोन, वहां पे स्टेट को क्या बोलते हैं, कैंटोन बोलते हैं। तो जो कैंटोन होता है वो कैंटोन अब जो है यूनियन से बाहर नहीं जा सकता। तो स्विट्जरलैंड भी क्या हो गया है, अब फेडरल हो गया है। तो आइडियली अगर आप बोलेंगे आज के समय में, तो कॉन्फेडरल का जो कंसेप्ट है वो प्रैक्टिकली वाइबल नहीं है। और जहां पे है भी एक आध दो जगह, ठीक है, तो वहां पे जो वो भी 2006-7 तक आते आते सब खत्म हो गया, ठीक है। तो कॉन्फेडरल जो है इस समय प्रैक्टिकली जो है कहीं पे बहुत ज्यादा वाइबल नहीं है। इट्स नाउ इट्स अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। आज के समय के लिए अगर आप बात करेंगे तो ये एक तरह का जो है थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। जो कुछ एक आध दो थी भी वो सब जानने की जरूरत नहीं है, कौन कौन से नाम थे, ठीक है, यूगोस्लाविया वगैरह और ये सब में था, एक कॉन्फेडरेशन बना था, बट इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, तो यूएस कॉन्फेडरेशन, स्विस कॉन्फेडरेशन कभी कभी यूज में आता है ये टर्म, लेकिन आपको ये देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि ये चीज पहले था अब नहीं है। हाँ, तो क्यों नहीं आता है, बिल्कुल आता है। अब होता क्या है कि कोई चीज जो पुराना होता है, अब जैसे हम कहते हैं इंडिया दैट इज भारत, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो ही नाम लिया गया है, हिंदुस्तान बोला गया है, लेकिन फिर भी न्यूज में देखिए हिंदुस्तान की आवाम, ठीक है। तो द पॉइंट इज दैट कि जो पुराना कोलोकियल टर्म है वो अभी भी यूज हो रहा है। देखिए कॉन्फेडरेशन का मतलब यहां पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां पे मैं आपको पॉलिटिकल कंट्री के रेफरेंस में पढ़ा रहा हूं। कॉन्फेडरेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि 2 या 3 या 4 कंट्री जो है मिलके आपस में जो है एक एसोसिएशन बना लिया, उसको हम खाली उसी को कॉन्फेडरेशन बोलेंगे। कॉन्फेडरेशन एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। जैसे अगर 2 या 3 जो नेशन है वो कोई भी इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बना लें जहां पे वो लोग इंडिपेंडेंट हैं और कुछ चीजों को आपस में जो है वो मिलके और कॉमन सब्जेक्ट्स को जो है एड्रेस कर रहे हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन, क्या है, यूरोपियन यूनियन, ये भी एक कॉन्फेडरेशन है, इट स्टिल एग्जिस्ट। यूरोपियन यूनियन के अंदर भी जो कंसेप्ट है वो ऑलमोस्ट क्या है, कॉन्फेडरेशन का ही है। अभी देखिए ब्रिटेन एग्जिट कर गई उसमें से, किसी ने कुछ कर लिया, कुछ नहीं हुआ, ब्रिटेन की जनता ने बोला कि ठीक है हम निकल जाएंगे, तो ब्रिटेन की जनता से ही पूछा गया, मेजॉरिटी मांगा गया कि हम निकल जाए, तो बोले निकल जाएंगे। तो ब्रिटेन के अंदर जो है, जो आप यूरोपियन यूनियन देख रहे हैं उसमें जो अलग अलग जो यूरोप के कंट्री जो आपस में मिले हुए हैं वो भी एक कॉन्फेडरेशन ही है। तो कॉन्फेडरेशन जो मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं, ये तो एक कंट्री या नेशन के रिस्पेक्ट में समझा रहा हूं कि क्या क्या है, बाकी ये जो है इसके बियॉन्ड भी है, ठीक है। कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कुछ प्राइवेट इंडस्ट्री आपस में मिलकर एक एसोसिएशन बना ले, वो भी कॉन्फेडरेशन है। बात समझ रहे हैं ना, समझ आ रहा कि नहीं रहा? तो एक ब्रॉडर टर्म है। इसी तरह से जो है आप देखेंगे कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, क्या है, कॉमनवेल्थ कंट्री का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना कि नहीं सुना है भाई? कॉमनवेल्थ कंट्री है, ये भी एक तरह का कॉन्फेडरेशन है। कॉमनवेल्थ कंट्री जो है, राष्ट्रकुल देश बोलते हैं इनको, वो भी एक तरह का कॉन्फेडरेशन है। कॉन्फेडरेशन इज अ ब्रॉड टर्म, ओके, यू कैन नॉट लिमिट इट विद द एसोसिएशन ऑफ 3-4 कंट्रीज ओनली, है ना, और 3-4 सब्जेक्ट्स ओनली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ कंट्री और कुछ सब्जेक्ट से इसको आप लिमिट कर सकते हो। देयर कैन बी सम अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, देयर कैन बी सम अदर वे ऑल्सो, ठीक है। तो कॉन्फेडरेशन इज अ ब्रॉड टर्म, राइट।
आप बताइए, किसी को कोई दिक्कत इसमें? तो यहां आप लिख लेंगे भूतपूर्व सोवियत संघ, ठीक है, यूएसए, ठीक है, और ये जो है विश्व परिसंघ, ये सब का सब जो है पूर्व है, ठीक है, भूतपूर्व या पूर्व है, राइट, पूर्ववर्ती, वही भूतपूर्व पूर्ववर्ती। इसमें तुम्हारे कंसेशन जाना चाहिए था, क्या हिंदी बता रहे हो? कॉन्फेडरेशन में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। हाँ बिल्कुल, कन्वर्ट हो गए, चेंज हो गए, अभी फेडरल कंट्री बन गए, फेडरल गवर्नमेंट बन गए। ठीक है, अभी मैं यहीं पे रोक दूंगा आज, राइट, फेडरल हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे रोकने का रीजन ये है कि थोड़ा सा जो है